चलिए सुनिए, तो अभी तक अपना जो भी हो चुका है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मेरे को 1 ही मिनट जाएगा टू बी डूइंग अ रीकैप ऑफ दैट. Absorption costing, marginal costing, these are two techniques. We are doing absorption costing. Absorption costing says fixed overheads कंपनी का होगा, but let's charge it to each and every unit. ठीक है, तो हम लोग वही वाला काम कर रहे हैं. वो वाला काम कैसे करने का? विद द मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट या एप्लीकेशन रेट, या फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स को आप लोग पर यूनिट बना दो. उसके लिए देर आर 6 मेथड्स दैट आर देयर. एक आउटपुट मेथड, उसके बाद मशीन आर, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट. आउटपुट मेथड शुड बी फॉलोड व्हेन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट द कंपनी मेक्स, नॉट वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. मशीन आर एंड लेबर आर मेथड्स आर मोस्ट फेमस. परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट ओके. मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट मेथड यूजुअली कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर कंपनी फॉलो करना चाहे फिर आप लोग भी फॉलो कर लेना. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट आर जॉब कॉस्टिंग कंपनीज? जॉब कॉस्टिंग कंपनीज आर दोस्त जो जहां पर कस्टमर आता है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन देता है, हम लोग प्रोडक्ट वैसे बना देते हैं, अपना काम खत्म हो जाता है उससे. ठीक, ये एक वो वाला काम है. तो दिस इन दिस पर्टिकुलर केस आर जॉब कॉस्टिंग कंपनीज. व्हाट आर बैच कॉस्टिंग कंपनीज? जहां पर वी डू प्रोडक्शन इन बैचेस, मतलब एक बारी में हम लोग सर्टन ग्रुप ऑफ यूनिट्स को बना देते हैं, फिर उसके बाद मशीन्स वगैरह के अंदर सेटिंग्स वगैरह वो बदलते हैं, फिर कोई और टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो बनाते हैं, लेकिन उस बैच के अंदर जो भी यूनिट्स बनेंगे वो सेम टाइप के ही होंगे. कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन वैसे भी किया था. लास्ट जो अपना काम था कल, हाउ टू यूज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोगों ने वो वाला काम स्टार्ट किया था. तो मेरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है? एब्जॉर्प्शन रेट आप लोग फर्स्ट डे पर निकाल लो. कैसे? BOH डिवाइडेड बाई BLA. आप लोग को जो मेथड फॉलो करने का है वो आप कर लेना. ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, एग्जाम्पल अगर एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर है, ठीक है, BOH लिया, BLA लिया, डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट 2 पर मशीन आर आ गया. ये 2 पर मशीन आर का मतलब क्या होता है? जब भी एक मशीन आर का काम होगा, जब भी एक्चुअल के अंदर एक मशीन आर का काम होगा, चार्ज ₹2 एज फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो जैसे जैसे मशीन आर्स का काम होता रहेगा, तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स चार्ज होता रहेगा. अगर सपोज हम लोग 1 साल का बात करें तो 1 साल के एंड में जितने भी मशीन आर्स का काम हुआ एट द रेट ऑफ 2 पर मशीन आर, एक तुम लोग को अमाउंट मिल जाएगा. सब लोग मेरे को जरा बोलो, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज विच पर्टिकुलर अमाउंट? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट. ओके, तो एट द एंड ऑफ अ सर्टेन ईयर, ओके, आप लोग को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिल जाएगा. एट द एंड ऑफ अ सर्टेन ईयर आप लोग को एक्चुअल अमाउंट भी मिल जाएगा. एक्चुअल अमाउंट मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स का तेरा कितना खर्चा हुआ. द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट, इज कॉल्ड एज अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन. अगर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अभी उस अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट कैसे करने का, आज का अपना लेक्चर उसी चीज के ऊपर है. लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं जहां पर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कंप्यूट करूंगा. मेरे को एक चीज ट्रू और फॉल्स के तौर पे बोलो. एब्जॉर्ब्ड अमाउंट इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन रेट इनटू बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. इट इज ऑलवेज एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी. इनफैक्ट अगर तुम लोग कभी ऐसे सोचोगे ना, सर इट शुड बी एब्जॉर्प्शन रेट इनटू बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो बेटा फिर तो देखो बजटेड ओवरहेड्स ही मिल जाएगा. देन बजटेड ओवरहेड्स एंड एब्जॉर्ब्ड अमाउंट विल बी सेम ओनली. तुमको समझा जो मैंने बोला? तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अलग होता है, बजटेड अमाउंट अलग होता है, एक्चुअल अमाउंट अलग होता है. तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट सबसे पहले आता है और फिर हम लोग सोच लेते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या किया जाए. ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स थोड़े बहुत वो लिखवाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर वो आ जाओ. अगेन अ क्वेश्चन विच इज मेड बाय मी ओनली, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल कंप्यूट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन. और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कंप्यूट करवा रहा हूं और कुछ नहीं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. अ कंपनी हैड बजटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर. इनडायरेक्ट वेजेस 5000, फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज 10,000, stores to be used in the machinery 15,000, electricity 25. ये जो भी हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये सारे के सारे जो खर्चे हैं बेटा, ये जो सारे के सारे जो खर्चे हैं, these in this particular case are which overheads यार? फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, मैं उसका लिस्ट भी नहीं पढ़ रहा हूं. ठीक है,
तुम लोग क्या करो, जरा कैलसी लो और इसका टोटल करो ना एक बार, मेरे को टोटल के अंदर इंटरेस्ट है। 1,25,000। अच्छा, ये 1,25,000 क्या है? अ कंपनी हैड बजटेड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स बाय डिफॉल्ट टू, unless and until some says, we by default try to be saying this, all factory overheads given will be fixed only beta, because they want us to apply absorption costing to them. Okay, तो यहां पे you all can write down BOH 1,25,000। आगे, budgeted labor hours to be worked during the year, that's 50,000। ठीक है। अच्छा, अभी अगर ये वाला लाइन दे दिया, मतलब मेरे को बोलो ये वाला लाइन किस काम में आएगा, ये क्या है तुम्हारे लिए? तो दिस इज योर BLA ओवर हियर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी आर फॉलोइंग लेबर आवर मेथड। ठीक है, आगे, द कंपनी एक्चुअली इनकर्ड द फॉलोइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर, तो ये अपना एक्चुअल खर्चा हुआ, इसका भी टोटल मार लो। $1,50,000, 60,000। चलिए आगे, एक्चुअल लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर द ईयर। ठीक है, कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर द ईयर। तो चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं अभी। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट। मेरे को सोच के बोलना, तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है कि नहीं है? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट डायरेक्टली है कि नहीं है? नहीं है बेटा। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट के लिए सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा ना अपने को। ओके, अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास एक्चुअल अमाउंट है क्या? अपने पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है, जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है बेटा, वो कितने रुपीस का है? 1,60,000। तो लेट्स स्टार्ट टू डू हाउ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क्स। तो अपने नोटबुक्स में आ जाओ, अपने नोटबुक्स में आओ और लिखो क्वेश्चन नंबर 4। लिखो, एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू BOH डिवाइडेड बाय BLA। नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखते हो ना, BLA के आगे लिख दिया करो इन लेबर आवर्स। हम लोग लेबर आवर मेथड फॉलो कर रहे हैं। चलिए सब लोग मेरे को नंबर्स बताने का प्लीज। मेरे को बोलो तुम्हारा बजटेड ओवरहेड्स कितना? 1,25,000। फिर उसके बाद बजटेड लेबर आवर्स कितना इस साल का? 50,000। बोथ दीज फिगर्स ऑब्वियसली कम फ्रॉम दिस डेटा। दिस इज 1,25,000, दिस इज 50,000। तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट विल बी 2.5। आगे लिखने का हमेशा पर लेबर आवर। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या होता है? कभी भी एक लेबर आवर का काम होगा, ठीक है, कभी भी एक लेबर आवर का काम होगा, चार्ज 2.5 एज ओवरहेड्स। ठीक है, चार्ज 2.5 एज ओवरहेड्स। चलो ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ वी विल चार्ज 2.5 रुपीज एज ओवरहेड्स, इन दिस केस अभी जब भी एक लेबर आवर का काम होता रहेगा हम लोग 2.5 रुपया चार्ज करता रहेगा। अब मेरे को जरा बोलो, सच्ची के अंदर कितने लेबर आवर्स का काम हुआ? 60,000। जब भी 1 घंटे का काम होता था मैं 2.5 रुपया चार्ज करता था। तो यहां पे अभी जरा लिखने का, कैलकुलेशन ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लेस एक्चुअल अमाउंट। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट जब भी 1 घंटे का काम होएगा 2.5 रुपीज एब्जॉर्ब करेगा। साल के अंदर कितने लेबर आवर्स का काम हुआ? 60,000 लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2.5 पर लेबर आवर, 1,50,000। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,60,000।
चलो सब लोग मेरे को जरा बोलना, ये 10,000 बॉस अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? अंडर एब्जॉर्प्शन। चलो ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा सुनो, यही वाला चीज ना मैं तुमको एक बार नोट्स के अंदर लिखवा रहा हूं, 1 मिनट के लिए वेट करना, देन यू ऑल कैन कॉपी। तुम लोगों ने शायद नोट 3 तक हर चीज वो लिखा था शायद, ओके। नोट 4 के अंदर ना मेरे को तुम लोग को ये वाला चीज लिखवाना है, कैलकुलेशन ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है? 1 मिनट के लिए रुकना। तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट को तुम लोग रिकवर्ड अमाउंट भी बोलते हो, अप्लाइड अमाउंट भी बोलते हो, तुम लोग को जो अमाउंट बोलने का है तो बोल सकते हो, ठीक है? यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, 60,000 लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5। मेरे को ना इसी 60,000 इंटू 2.5 को तुम लोग को एक फॉर्मूला के तौर पे देने का है। व्हाट वाज 60,000 एक्चुअल लेबर आवर्स, ठीक है? कैन वी से इट कुड बी एक्चुअल मशीन आवर्स ऑल्सो, अगर आप लोग मशीन आवर मेथड फॉलो कर रहे हो। इट कुड बी एक्चुअल आउटपुट ऑल्सो, अगर आप लोग तो आउटपुट मेथड फॉलो कर रहे हो। तो इन सिंपल वर्ड्स आई कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऑब्वियसली उसको मल्टीप्लाई किया था बाय एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है? तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ जाएगा, कंपेयर इट विद एक्चुअल अमाउंट, दिस डिफरेंस विल बी नथिंग बट अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्प्शन। अपने नोट्स के अंदर जाके ये पॉइंट नंबर 4 कॉपी कर लेना। You just have to copy down this, nothing else. चलो सुनो, your this part is done. एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम होगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है? आगे सुनो, अभी इसके बाद एक और अपना वो क्वेश्चन है, एज सिंपल एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, जहां पे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कंप्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है? उसके बाद वी विल ट्राई टू कम इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग, जहां पे वी आर गोइंग टू बी थिंकिंग ऑफ हाउ टू बी ट्रीटिंग इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए प्लीज। अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर तुम्हारे हिसाब से मतलब डिपार्टमेंट और कुछ नहीं, फर्निशेज द फॉलोइंग वर्किंग कंडीशंस। नॉर्मल वर्किंग वीक 40 आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स 15, normal weekly loss of hours on maintenance etc 4 hours per machine, estimated annual overheads 155 520, number of working weeks per year 48। देखो यहां पे ना बार बार वर्ड नॉर्मल है, एस्टिमेटेड है, तो ये मेरे ख्याल से बजटेड डेटा होना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक पीरियड आर, एक्चुअल रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक पीरियड, ओके? तो शायद अभी तक अपना 4 हफ्ते ही बीता है। मेरे को एक चीज जरा बोलना, डू यू ऑल एग्री टू दिस? अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन यू कैन ओनली कंप्यूट फॉर दैट पीरियड विच इज ओवर। तुमको समझा ये चीज? क्योंकि आपको एक पीरियड के एंड में ही एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिलता है, एक पीरियड के एंड में ही एक्चुअल अमाउंट मिलता है, तो एक पीरियड के एंड में ही अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन मिलेगा। अगर आपका 1 साल का बजटेड फिगर्स था वो अलग कहानी है, लेकिन अभी तक अगर 1 महीना ही बीता है इन रियलिटी, तो मैं एक ही महीने का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल सकता हूं। और मैं क्या करूं, मैं पूरे साल का तो नहीं निकाल सकता। मेरे को बोलो पूरे साल का अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन मैं कभी निकाल पाऊंगा? जब साल खत्म हो जाएगा, ओके? तो वो वाला चीज तब करेंगे जब पूरा साल खत्म वो हो जाएगा। अपने को जो एक्चुअल डेटा दिया है 4 वीक्स का ही दिया है, ठीक है? आगे एक्चुअल ओवरहेड्स 15,000, एक्चुअल नंबर ऑफ मशीन आवर्स 2,200। You are required to calculate the overhead rate per machine hour, ठीक है? Calculate the amount of under या over absorption of overheads। पहले मेरे को जरा बोलो, तुमको overhead rate per machine hour चाहिए, तो 6 में से we are following which particular method? मशीन आवर।
तुम लोग ये वाला डेटा देखो और तुम्हारे पास इन ऑल 2 मिनट हैं, मेरे को तुम लोग सिर्फ एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के देना। तुमको सिर्फ उतना ही डेटा देखने का है जिसके अगेंस्ट ब्रैकेट है, क्योंकि वो बजटेड डेटा है। एक्चुअल डेटा से एब्जॉर्प्शन रेट वो थोड़ी मिलता है। तो ये डेटा देखो, मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दो। तुमको सिर्फ 2 ही नंबर्स चाहिए, BOH, BLA। BLA विल बी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। आराम से करना। पूरे साल का मशीन आवर्स चाहिए, पूरे साल का BOH, पूरे साल का मशीन आवर्स। मेरे को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट नहीं चाहिए बेटा, मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए, पूरे साल का डेटा लेने का, पूरे साल का। चलो, ऑलमोस्ट सब लोगों ने करेक्ट आंसर ही दिया है। आंसर 6 रुपीज पर मशीन आ रहेगा। हम लोग स्टार्ट वो कर ही लेते हैं। सो लेट्स डू द थिंग्स। तो लिखिए जरा प्लीज, पार्ट ए, क्वेश्चन 5। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू BOH डिवाइडेड बाय BLA। BLA will be in terms of machine hours. अच्छा, मेरा बजटेड ओवरहेड्स पूरे साल का, ऑब्वियसली सम ही अपने को देगा यार, 155,520 डिवाइडेड बाय पूरे साल के अंदर कितने मशीन आवर्स का काम होगा, मेरे को वो वाला डेटा चाहिए। ठीक है, तो एक हफ्ते के अंदर 40 आवर्स हैं, लेकिन 40 आवर्स के अंदर से 4 आवर्स आर लॉस्ट यार। दिस इज नॉर्मल वीकली लॉस होनी, ये भी वीकली था। तो मेरे को जरा बोलो 36, इफ आई हैव टू प्रोनाउंस, मेरे को बोलो 36 क्या डेटा है? नहीं होए, दीज आर आवर्स पर मशीन फॉर 1 वीक। सो इज दैट ओके? एक मशीन एक हफ्ते में इतने घंटे काम करेगा। मेरे को बोलो ऐसा, मेरे को अभी 2 चीजों से मल्टीप्लाई वो करना है, तो मेरे को बोलो ऐसा, मेरे पास 15 मशीन्स हैं और ऐसा अपने पास 48 वीक्स है। सो 155,520 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 15 इंटू 48, 25,920। तो ये आ जाएगा ₹6 पर मशीन आवर। कैलकुलेशन ऑफ अंडर/ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लेस एक्चुअल अमाउंट, ये तुम्हारा पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन है। सुन, एक चीज ना अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए लिख के रखना। पार्ट बी के ने देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ऑब्वियसली इसका एक आगे वर्ड्स इंप्लाइड है। मेरे को बोलो एक्चुअल के ना कितना पीरियड बीता? 4 वीक्स। तो ऑब्वियसली तुमको 4 वीक्स के लिए ही निकालने का है। ये वाला चीज मैंने शॉर्ट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर। इन दिस प्रॉब्लम वी कैन ओनली कंप्यूट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर 4 वीक्स एज ओनली 4 वीक्स आर ओवर। एक बार पॉइंट नंबर 1 भी पढ़ देता हूं। डू रिमेंबर एब्जॉर्प्शन रेट्स आर कैलकुलेटेड बिफोर द पीरियड स्टार्ट्स। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कैन ओनली बी गॉट आफ्टर द पीरियड इज ओवर। ठीक है, चलो यहां पे डेटा क्या है? 4 हफ्तों के अंदर एक्चुअल ओवरहेड्स का खर्चा 15,000 हुआ एंड 2,200 मशीन आवर्स का काम हुआ। सब लोग पहले मेरे को जरा बोलो, जब मैं बोलता हूं कि एब्जॉर्प्शन रेट इज 6 पर मशीन आवर, तो अपने दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? व्हेनेवर, आगे बोलो, 1 machine hour is worked, charge ₹6 as fixed overheads. Is this okay thought? ठीक है, तो यहां पर 2,200 मशीन आवर्स के लिए काम हुआ एट द रेट ऑफ ₹6 पर मशीन आवर। तो यह आ जाएगा 13,200। तुम्हारा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 15,000 था,
तो ये आ जाएगा 1800। सब लोग मेरे को बोलना अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? अंडर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है। चलो सर, अपना आज का जो इनॉग्रल पार्ट है दैट आई हैव डन थ्रू दीज पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाले जो अपने क्वेश्चंस है ना, ओके, दोज आर समथिंग लाइक दैट कैन बी कमिंग इन एग्जाम्स फॉर एनीवेयर फ्रॉम 6 to 16 मार्क्स, ठीक है। तो मेरे को ना अभी वो वाले क्वेश्चन के लिए जो थियरी करवाना है, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, और पेशेंस रखना टिल द टाइम थियरी इज ओवर। बीच में कुछ बोलना नहीं अनलेस अनटिल आई विल बी आस्किंग, ठीक है। And this will make your accounting fundas also pretty good as compared to whatever you all are having now, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, देखो अभी कल का जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं ये वाला चीज अभी वो डिलीट कर रहा हूं। मैंने कल मेरे ख्याल से जिस चीज से खत्म किया था ना, मैं वही वाला एग्जांपल अभी स्टार्ट करता हूं फिर से, ठीक है। सुनो, बराबर से सुनना कल का अपना जो एग्जांपल था। इन दिस केस नो कुछ ऐसा हुआ था। First day of the year, I thought I want to be finding out my absorption rate. तो absorption rate is BOH divided by BLA, ठीक है। तो मैंने सोचा इस साल के मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स के क्या क्या खर्चे होंगे। तो मेरे दिमाग में आया फैक्ट्री का रेंट 50,000 रुपए का होगा। मेरे को लगा सैलरी टू सुपरवाइजर जो है 30,000 रुपए का होगा। मेरे को लगा डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपए का होगा। सो देयरफॉर इन एंड 1 लाख रुपीस का खर्चा होगा डिवाइडेड बाय 25,000। 25,000 वाज बिकॉज आई एम फॉलोइंग आउटपुट मेथड, तो मैं डिनोमिनेटर जो है यूनिट्स के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर एब्जॉर्प्शन रेट विल बी ₹4 पर यूनिट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन रेट विल बी ₹4 पर यूनिट। बराबर से सुनना मैं इसके बाद क्या बोलता हूं। देखो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस नो, ये वाला जो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट है, दिस इज फाउंड आउट ऑन द फर्स्ट डे, बट इट इज चार्ज्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेन एवर योर प्रोडक्शन एक्चुअली हैपेंस। ये 4 पर यूनिट का हमारे लिए मतलब क्या होता है? जब भी एक यूनिट बनेगा चार्ज ₹4 इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अभी साल अपना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन होता गया। जब भी प्रोडक्शन होता गया, जब भी एक यूनिट बनता गया, मैं ₹4 चार्ज करता गया, ठीक है। साल के एंड तक मैं तुम लोग को 2 डेटा भी दे रहा हूं। साल के एंड तक मेरे को पता चला कि क्वांटिटी प्रोड्यूस 26,000 यूनिट का हुआ है, ठीक है। तो इतना यूनिट्स इस साल के अंदर बना है। दिस इज योर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इन योर एंड माई वर्ड्स दिस इज एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट 26,000 यूनिट का आया। अभी 26,000 यूनिट को जब हम लोग बेचने के लिए गया तो हम लोगों ने 24,000 यूनिट तो बेच दिए, ठीक है। 2,000 यूनिट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मेरे एग्जांपल के अंदर देयर इज नो रॉ मटेरियल स्टॉक, देयर इज नो WIP स्टॉक, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयर इज ओनली वन स्टॉक दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। 26,000 यूनिट बनाया, 24,000 बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का होएगा बॉस? 2,000। दिस विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अगर इतना डेटा देकर मेरे को कोई एक बंदा बोलता है सर शो हाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेड, तो चलो ठीक है, कल मैंने स्टार्ट कर दिया था मेरे ख्याल से। मैं आपको 2 तरीके से समझा सकता हूं। आपको अकाउंट्स बना के समझा सकता हूं, विच आई एम ऑल ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे को अकाउंट्स भी आता है। या फिर कॉस्ट शीट बना के वो समझा देता हूं। आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद कॉस्ट शीट बिकॉज दैट इज वन टॉपिक दैट यू ऑल हैव डन अ लॉट, एंड इन कॉस्टिंग आई वुड लाइक टू बी यूजिंग कॉस्ट शीट ताकि योर ब्रेन स्टार्ट टू गेट डेवलप्ड। इन एनी केस मैं अकाउंट से भी समझा रहा हूं, तो सुनो। जब भी एक यूनिट बनता जाएगा ₹4 एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन 2 अकाउंट्स करंटली, एक WIP और एक फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मेरे इस एग्जांपल के अंदर नील होगा, ठीक है। मैंने बोला कोई WIP स्टॉक नहीं है। दीज आर एक्चुअल अकाउंट्स दैट आर मेड। ये वाला वर्ड याद रखना, मैं कोई डमी अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं, सपने वाले अकाउंट नहीं बना रहा हूं, मैं एक्चुअल अकाउंट्स बना रहा हूं, ठीक है। जितना भी तेरा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का खर्चा हुआ पूरे साल का, तो लिख देना दीज आर द अकाउंट्स का पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। जितना भी लेबर कॉस्ट का खर्चा हुआ तो लिख देना। लेकिन जब फैक्ट्री ओवरहेड्स का बात आएगा तो तूने कितना लिखा होगा? सर जब भी एक यूनिट बनाता था ₹4 एब्जॉर्ब करता था, 26,000 यूनिट बनाया तो 1,04,000 रुपीज एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है।
क्रेडिट साइड पे यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मैंने तुमको बोला मेरे इस क्वेश्चन के अंदर देयर आर नो स्टॉक्स ऑफ WIP, ठीक है। तो देयरफॉर दिस विल बी नथिंग बट योर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट का दूसरा एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर आएगा। सो देयरफॉर बाय WIP 1,04,000, ठीक है। तो ये वाला एंट्री मैंने तुम लोग को बता दिया है, ये वाला जो एंट्री है मैंने तुम लोग को बता दिया। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्रेडिट साइड पर हमेशा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है, ठीक है। अकाउंट से समझा रहा हूं तो ऐसे समझा रहा हूं, लेकिन अगर कॉशीट से समझाऊंगा तो अभी तक के लिए जितना भी तूने मटेरियल WIP अकाउंट के अंदर लिखा था इधर लिख दे, जितना भी लेबर WIP अकाउंट के अंदर लिखा था इधर लिख दे, प्राइम कॉस्ट भी लिख दे। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, first amount that always comes in your books of accounts is always absorbed amount. Again कोई पूछता है सर ऐसा क्यों? Because you're doing absorption costing, ठीक है। अच्छा, जब हम लोगों ने कॉस्ट शीट किया था तुमको एक हैबिट था और अच्छा हैबिट था, सर ऊपर आप हमको क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड लिखवाते थे, तो चलो ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखा हुआ है तो क्वांटिटी सोल्ड भी लिख देता हूं। क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स मेरे इस एग्जांपल के अंदर कितना था बेटा? 24,000, ठीक है। अच्छा, तो सुनो, अभी उसके बाद किधर ना किधर इधर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट्री कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 26,000 यूनिट, ठीक है। ये वाला काम तुम्हारा हो गया। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपना 2000 यूनिट्स का है। यहां पे कोई WIP स्टॉक नहीं है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी नहीं है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा COGS। मेरे को COGS का फुल फॉर्म जरा बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स नो विच आर सोल्ड। ओके, हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर भी कभी कभार शायद ऐसा वो लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद इन दिस केस एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश S&D। पहले वाला एड का साइन क्यों डाला? थोड़ी देर के बाद, ठीक है। ये तुम लोग को मिल जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद यहां पे आ जाएगा एड प्रॉफिट गेट सेल्स, ठीक है। अच्छा, अभी कई चीजें ध्यान से सुनना और दिमाग के अंदर डाल लेना, मैं तुमको रेड के अंदर बताने का ट्राई कर रहा हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओनली अप्लाइज टू वन थिंग एंड दैट इज फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आता है। बाकी तुम लोग जो भी देख रहे हो, मटीरियल, लेबर, जनरल एडमिन एंड S&D, उसके बाद सेल्स, ये सब चीजों का हमेशा 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 कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? एक्चुअल अमाउंट। बेटा, जिसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई होगा उसका एब्जॉर्ब्ड अमाउंट आएगा, जिसको अप्लाई नहीं होगा उसका तो एक्चुअल अमाउंट। कोई बोलते सर एक्चुअल अमाउंट का मतलब? एक्चुअल अमाउंट का मतलब पागल अपना जनरल एडमिन और S&D का लिस्ट बना, क्या क्या खर्चा हुआ, चाहे तेरे कैश खर्चे, चाहे तेरा डेप्रीसिएशन, जो भी आएगा इधर लिख दे, तेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी तक एक ही एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है, बाकी सारे के सारे एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज जरा बोलना, अगर मैं तुमको ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर वो दे दूं, ओके, तुम लोग मेरे को प्रॉफिट निकाल कर दे पाओगे? आई एम जस्ट आस्किंग। यस, क्योंकि ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इन मिडिल इज टू वैल्यू योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और सब लोग को इतना समझ में आ जाएगा, ये जो रेट है वही वाला रेट इधर आ जाएगा। कॉस्ट शीट याद है? थैंक यू। तो ये वाला फिगर इधर आ जाएगा और उसको कितने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा अपन लोग? 2000। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अभी ना मैं कुछ भी एक फालतू नंबर लिखता है, कुछ भी एक फालतू नंबर। सपोज मेरा एक्चुअल प्राइम कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज का था, ठीक है। एक्चुअल प्राइम कॉस्ट पर यूनिट मेरा 10 रुपीज का था। मैं तुमको मटेरियल और लेबर का इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा हूं, प्राइम कॉस्ट का तो दे ही दिया ना मैंने, ठीक है। तो इन दिस केस प्राइम कॉस्ट 10 रुपीज पर यूनिट, मेरे को बोलो इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड प्रोड्यूस। सो देयरफॉर ये वाला फिगर 2,60,000 आ जाएगा, करेक्ट? ओके। अच्छा, कैन वी से फैक्ट्री कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी कितना रुपीज बेटा? 14। ओके, 14 इंटू 26,000, या फिर ऊपर वाले दो नंबर्स को ऐड कर लेना, 3,64,000। सब लोग मेरे को जरा बोलना, क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट, एक नंबर बोलो, 14। 14 इंटू 2000 ये कितना आ जाएगा? 28,000। 3,64,000 माइनस 28,000, ये वाला फिगर कितना आ जाएगा? 3,36,000। मेरे को बोलो 3,36,000 का पर यूनिट लाने के लिए किससे डिवाइड करूं?
24 था, ऑब्वियसली वो वाला फिगर 14 ही आएगा। वैसे ऐसा अपना एक क्वेश्चन के अंदर हो भी चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो जो यूनिट्स बिका उसका भी कॉस्ट 14 था, जो यूनिट्स नहीं बिका उसका भी कॉस्ट 14 है। तुमको ये समझ में आता है? दैट इज वाई दिस डेटा एंड दिस डेटा आर सेम ना यार, ठीक है। अच्छा आगे, जनरल एडमिन और एसएनडी का जो भी खर्चा हुआ, मैं कुछ भी नंबर डालता हूं, सपोज इन दिस केस से 40,000 रुपीज का खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये वाला फिगर आ जाएगा 3 लाख कितना बेटा 76,000, ठीक है। तुम्हारा सेल्स जो है सपोज 4 लाख रुपए का हुआ, तो तुम्हारा प्रॉफिट 24,000 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर प्रॉफिट दैट इज करंटली देयर, ये तेरा प्रॉफिट है करंटली। और 24 मैं क्या करता हूं, 24,000 ना किसी को क्वांटिटी सोल्ड के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए, 4,10,000 रुपए डालता हूं, ठीक है। तो अपना क्या चाहता है, चलो दिस प्रॉफिट फिगर विल बिकम 34,000, ठीक है। तो 34,000 दिस केस इज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे को सब लोग आंसर करना, सब लोग मेरे को बोलो अभी तक फैक्ट्री ओवरहेड्स का मैंने कौन सा अमाउंट लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अमाउंट तुम्हारा कितना लगा, एक्चुअल अमाउंट तुम्हारा कितना लगा 1 लाख 30। ये वाला अमाउंट ना मैंने तुम लोग को कल बताया था एक्चुअली, आज वो नहीं बताया, ओके। रेंट मैंने सोचा था 50,000 लगेगा, लेकिन 70,000 लग गया। सैलरी मैंने सोचा था 30,000 रुपए पे करेगा, 40,000 रुपया पे किया। डेप्रीसिएशन मैंने सोचा था 20,000 रुपए का आएगा, मैंने 20,000 रुपया ही पे किया। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो अमाउंट है दिस इज 1,30,000, ठीक। दिस इज 1,30,000। 1,30,000 इज योर एक्चुअल अमाउंट। जो भी तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट होगा उसकी एक ही एंट्री होती है, ठीक है। तुम लोग अलग अलग एंट्रीज पास कर सकते हो, लेकिन अगर इकट्ठा वो सोचने का है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे यहां आ जाएगा कैश बैंक, यहां आ जाएगा डेप्रीसिएशन। ये वाला पार्ट हम लोगों ने कल किया था, यू ऑल रिमेंबर दिस, ठीक है। तो तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट 1,30,000 है, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारा एब्जॉर्ब्ड अमाउंट 1,04,000, तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट 1,30,000। तो ये 26,000 सब लोग मेरे को जरा बोलना, दिस फिगर इज अंडर एब्जॉर्प्शन की ओवर एब्जॉर्प्शन? अंडर एब्जॉर्प्शन। मेरे को लास्ट टाइम बोलना क्यों अंडर एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कम है, ठीक है। अब ना मैं यहां पे लिख देता हूं बाय अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन ना जरा सोचो, ये तो अकाउंट्स है बेटा, बाय अंडर एब्जॉर्प्शन लिखने का कोई यूज नहीं है। तुमको आगे लिखना पड़ेगा कि ये 26,000 रुपया किधर जाएगा, ठीक है। आज का अपना जो भी क्वेश्चन है सिर्फ इसी चीज के ऊपर है। मेरे को 2 क्वेश्चन वो करने का है आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थियरी। द मोमेंट इट इज डन लेक्चर इज ओवर, ठीक है। लेकिन ये थियरी मेरे लिए सुपर से ज्यादा ऊपर है, ओके। आई वांट दिस थिंग टू बी टू गुड, ओके, दैट यू नो द रियल फंडास ऑफ दिस, ठीक है। उससे पहले ना तुम लोग को एक चीज मैं पूछता हूं, जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट योर अकाउंटिंग नॉलेज, ठीक है। सिर्फ तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज मैं चेक करने का ट्राई कर रहा हूं, सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। यहां पर आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, अगर डब्ल्यूआईपी स्टॉक है तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब सोचना जरा, तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, आग लग गई, ठीक है, कुछ ना कुछ गुड्स तुम्हारे खराब हो गए। मैं तुमको वो वाला डेटा बता रहा हूं, ठीक है। या फिर चलो कुछ और एग्जांपल लेता हूं। क्या हुआ, एक वर्कर ना काम कर रहा था, ठीक है। सडनली उसका हाथ मशीन के अंदर आ गया एंड ही बिकेम हैंडीकैप्ड, ठीक है। कंपनी ने उसको 10 लाख रुपया का कॉम्पनसेशन दिया, ठीक है। कंपनी का पॉलिसी था कि अगर ऐसा कभी कुछ हो जाएगा विल पे 10 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन। मेरे को बोलो दिस इज अवार्ड या कॉम्पनसेशन पेड टू द वर्कर तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिप्यूटिंग या अवार्ड या कॉम्पनसेशन, क्योंकि क्या है कि अगर सपोज लाइक अगर वो बंदे को कॉम्पनसेशन वो नहीं मिलेगा, ही विल गो टू द लेबर कोर्ट एंड लेबर कोर्ट देन विल गिव लाइक कि 10 लाख रुपए का अवार्ड दे दो उसको, मतलब योर वो ठीक है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम कि अवार्ड है या कॉम्पन। मेरे को बोलो ये 10 लाख रुपया मैं किधर डालू, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के पीएनएल अकाउंट? सोच के बोलना मेरे को एक बार, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, आराम से सोच लो, 10 सेकंड के लिए सोचो, चलो 10 सेकंड के लिए। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होएगा, अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होएगा फिर तुम लोग उसको इधर डालेगा, ठीक है। कोई बोलता है नहीं पीएनएल, ओके, तो तुम लोग सोचो, 10 सेकंड खत्म हो गए। अब लास्ट टाइम बोलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पीएनएल अकाउंट,
अच्छा सुनो, बस खत्म हो गया, अभी मेरे को बोलने देना। याद रखना एक चीज कि ना, दिस फिगर इज नॉट कॉस्ट फॉर द कंपनी, दिस फिगर इज लॉस फॉर द कंपनी। कुड यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस? दिस इज नॉट कॉस्ट फॉर द कंपनी, इसकी वजह से ना तुम्हारा गुड्स का कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए। दीज आर अनयूजुअल इवेंट्स, ये रोज नहीं होते, दीज आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एज सच। ओके, अगर मैंने 10 लाख रुपया यहां पे डाला ना, 10 लाख रुपया कॉम्पनसेशन या अवार्ड पेड, आपको जो भी बोलने, नॉट इंटरेस्ट इन द वर्ड्स, अगर मैंने यहां पर डाल दिया तो तुम लोग एक चीज मानते हो कि 10 लाख रुपए का एक हिस्सा इधर भी जाएगा और एक हिस्सा इधर भी जाएगा। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ओके, लेकिन यार वो गलत हो जाएगा। अगर ऐसा होगा ना, देखो मैं एक भारी भरकम वर्ड्स बोलता हूं, अगर कभी ऐसा होगा ना, इट मींस दैट यू आर कैपिटलाइजिंग 10 lakhs। तुमको ये वर्ड समझा? यू विल बी कैपिटलाइजिंग 10 lakhs। क्योंकि देखो, सपोज अगर मैंने 10 लाख रुपीस इधर लिख दिया, जब आप WIP स्टॉक कंप्यूट करोगे, WIP स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर सारे के सारे डेबिट आइटम्स तो लोगे ना। जब डेबिट आइटम्स लोगे तो जरा सोचो, 10 लाख रुपए का एक पार्ट इधर भी चला जाएगा, जो पार्ट इधर चला जाएगा वो राइट ऑफ इस साल नहीं होएगा, वो नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ होएगा। अरे तुमको समझ में आता है क्या बोलता है? सेम वे अगर 10 लाख रुपए तूने इधर लिखा ना, उसका एक पार्ट फिनिश गुड स्टॉक के अंदर भी जाएगा। तो जरा सोचो ना, हम लोग को बचपन से सिखाया गया है WIP स्टॉक या फिनिश गुड स्टॉक शुड गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, लेकिन अगर ऐसा कभी करेगा तो फिनिश गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट लॉस। दिस 10 lakh rupees is loss no for you. Is that understood? Okay. तो what I am trying to tell you is that कि ना, stocks should always get valued at cost, not at loss. आप लोग इसके अंदर लॉसेस नहीं घुसा सकते, क्योंकि अगर लॉसेस कभी घुसाओगे ना तो तुम्हारा इस साल का जो प्रॉफिट होएगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख के अंदर से कुछ तेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला जाएगा तो वो राइट ऑफ नहीं होएगा। मेरे को सब, अगर मैंने 10 लाख रुपया इधर लिखा तो WIP स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर 10 लाख रुपए का एक हिस्सा भी तो आ ही जाएगा ना। अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नील था, ठीक है, तो मारो गोली, चलो। ओके, तुम लोगों ने 1 लाख यूनिट बनाए, ठीक है, तुम लोगों ने 1 लाख यूनिट बनाए, उसके अंदर से 10,000 यूनिट नहीं बिके। ये 10,000 यूनिट जो यहां पे हैं हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, उसको मारो गोली। बट इफ इट विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसका कॉस्ट निकालूंगा तो मैं 10 लाख रुपए भी लूंगा ना उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब हर यूनिट का कॉस्ट के अंदर 10 रुपीज का ये वाला फिगर भी आ जाएगा, और 10 रुपीज इंटू 10,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए का ये वाला कॉम्पनसेशन भी होएगा। मतलब 10 लाख रुपए के अंदर से अल्टीमेटली जो अमाउंट राइट ऑफ होएगा ना, वो 9 लाख रुपीज ही होएगा, क्योंकि बाकी 1 लाख क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला जाएगा। और ये 1 लाख पागल लोग इस साल राइट ऑफ नहीं होएगा। मेरे को बोलो कभी राइट ऑफ होएगा? अगले साल, व्हेन दिस क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम ओपनिंग स्टॉक। तुमको इतना अकाउंट समझ में आता है? अच्छा, तो एक सेकेंड, व्हाट वी लर्न, एंड दिस इज व्हाट एवर इज टोल्ड इवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑल्सो, कि स्टॉक शुड गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऐसा नहीं बोलता है स्टॉक शुड इंक्लूड लॉसेज ऑल्सो। ऐसा तो दुनिया के अंदर कोई प्रिंसिपल, तुमने ऐसा कभी कुछ सुना? नहीं सुना। तो ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है भाई, स्टॉक शुड गेट वैल्यूड एट कॉस्ट नॉट एट लॉस। ओके, ये प्रिंसिपल मेरे को बहुत काम में आता है। दिस इज वन थिंग, इफ यू नो यू अंडरस्टैंड कोर ऑफ अकाउंट्स एंड कोर ऑफ कॉस्टिंग, विच आई एम इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू ऑल टुडे। ठीक है, मैं इस चीज को अभी रब कर रहा हूं, ठीक है। अब बराबर से सुनना जरा प्लीज, देखो ये 26,000 का ट्रीटमेंट कैसे करें। अंडर एब्जॉर्प्शन लिखना बहुत इजी था, लेकिन मेरे को इसको कोई ना कोई अकाउंट के अंदर तो लेकर जाना पड़ेगा यार, कोई ना कोई अकाउंट के अंदर तो लेकर जाना पड़ेगा। You have got 4 options how to treat under या over absorption. What are those 4 options? ध्यान से सुनते रहना एक एक चीज, ठीक है।
मैं कई चीजें शायद पूरा एक्सप्लेन ही ना करूं बिकॉज आई वॉन्ट थॉट्स टू कम टू योर माइंड। ओके, तो सबसे पहले हाउ टू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट मेथड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज कैरी फॉरवर्ड मेथड। अगर कभी कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करोगे ना तो एक काम जरा करो, 26,000 जैसे ही आ जाएगा एक सिंपल काम करना, इसके अगेंस्ट लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन। कोई बोलते हैं सर क्यों? बिकॉज आई एम टीचिंग यू कैरी फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो ये 26,000 अभी इस साल तुमको दिखाई भी नहीं देगा किधर, क्योंकि ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा? टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब जरा सोचना, ये तो हो गया तुम्हारा अकाउंट्स। ठीक है, इसी चीज को अभी कॉस्ट के एंगल से सोचोगे तो मेरे को जरा बोलो, मैंने 26,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तुम्हारी कॉस्ट के अंदर उसकी वजह से क्या होएगा? बोलो। कुछ नहीं होएगा। ओके, क्योंकि एक सेकेंड, तूने ऑलरेडी यहां पर कौन सा अमाउंट डाल दिया है? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट 1,04,000। और तू खुद ब खुद क्या बोल रहा है कि 26,000 रुपया में किधर लेकर जाएगा? सब लोग बोलो नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब नेक्स्ट ईयर बात कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज योर कैरी फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, मेरे को क्या करना है? मेरे को ना हर मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करना है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द मेथड्स जस्ट नाउ, आई एम टेलिंग यू ऑल द मेथड्स जस्ट नाउ, और साथ साथ में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया तो जरा सोचो, इस साल के अंदर तेरा 26,000 रुपए का, कैन यू से 26,000 इज पार्ट ऑफ 1,30,000? ठीक है, मैं तुमको ना 26,000 के बदले में कुछ और वर्ड्स बोलने का ट्राई करता हूं। ठीक है, सुना जरा। जब अपना साल का पहला दिन था ना, तो मेरे को लगा फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 1 लाख होगा। मेरे को लगा 25,000 यूनिट बनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को लगा इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 4 रुपए का होगा। मैंने सच्ची के अंदर 26,000 यूनिट बनाए, हर यूनिट के लिए मेरा 4 रुपए का एब्जॉर्प्शन मैंने चार्ज किया। तो एक सेकेंड मैं फिर से बोलता हूं, सोचा था 1 लाख का खर्चा होगा, सोचा था 25,000 यूनिट बनाएगा, तो हर यूनिट के लिए 4 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। 26,000 यूनिट बनाए, इंटू 4 1,04,000 का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन 1,30,000 रुपीज का खर्चा हो गया बॉस। ओके, तो तेरा 26,000 रुपया का ज्यादा खर्चा हुआ। सो सम पीपल से अंडर एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट योर इनएफिशिएंसी टू कंट्रोल योर कॉस्ट। ये समझा तुम लोग को? दिस इज योर इनएफिशिएंसी टू कंट्रोल योर कॉस्ट। तुम लोग अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो बेटा तेरा खर्चा इतने से बढ़ गया। ठीक है, अभी जरा सोचो, अगर तुम लोग 26,000 रुपया नेक्स्ट ईयर लेके जाओगे ना, नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड वो करोगे, इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। इनडायरेक्टली you are transferring your efficiency or inefficiency of this year to the next year. Is that understood? Yes. Why should next year be blamed for non-controlling of the expenses in this particular year? Okay, so therefore in this particular case what I am trying to tell you is a very straightforward thing. Carry forward method is the easiest method. क्यों? Why the easiest? क्योंकि कॉस्ट शीट के अंदर कुछ चेंज ही नहीं आता उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट मेथड्स विच इज देयर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? तो सब लोग बोलो, इस ईयर का एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर विल अल्टीमेटली गेट चार्ज इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, को बोलता सर आप ही ने सिखाया ना, हम लोगों ने थोड़ी बोला, लेकिन मॉड्यूल के अंदर है तो मैंने सिखा दिया। दिस इज कैरी फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, अच्छा एक और चीज ऑफ द रिकॉर्ड, ओके, माइट बी नॉट पार्ट ऑफ योर पोर्शन, लेकिन जस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, मैंने कल एक डायलॉग मारा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल्सो अप्लाइज टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। तुम लोग को याद आता है? तो सुनो मेरी बात, अभी ना फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर दिस मेथड इज नॉट अलाउड। कोई बोलता है सर क्यों? इट इज वाई इट इज नॉट अलाउड? क्योंकि अगर कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, तो अपने को उसको बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाना पड़ेगा। करेक्ट? नो बेटा, कोई भी चीज जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड करेगा तो बैलेंस शीट के अंदर भी तो आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा खुद ब खुद सोचो, इज 26,000 एन एसेट और अ लायबिलिटी?
मेरे हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली ना किसी से कुछ लेने का है ना किसी को कुछ देने का है। ओके, दिस इज योर इनएफिशिएंसी टू कंट्रोल योर कॉस्ट। ये किधर से एसेट या लाइबिलिटी वो हो गया। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से अकाउंट्स करते आ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, सीए फाउंडेशन, यू ऑल हैव बिकम वेटरन्स ऑफ अकाउंट्स नाउ। आज तक कभी तूने ट्रायल बैलेंस के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कभी सीखा, कभी देखा आज तक? नहीं ना, क्योंकि वी सिंपली से इन बैलेंस शीट एसेट एंड लाइबिलिटी शुड कम। बॉस, दिस इज नीदर एन एसेट नॉर अ लाइबिलिटी। ओके, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। दिस इज इनएफिशिएंसी टू कंट्रोल योर कॉस्ट। इसी के लिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इन फाइनेंशियल अकाउंट। दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी, आगे बोलो, carried forward. That method is not allowed only as far as your financial accounts go. ठीक है, चलिए, मेरा ये वाला जो काम है this is all together done. ठीक है, अभी आगे क्या करूं? अभी आगे बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, बराबर से सुनना सब लोग। सेकेंड मेथड, अभी every next method will be improvement of the first method, but might be with some complication that might be. ठीक है, not very sure about कि complication होगा या नहीं होगा, लेकिन it'll become a better method for sure. Carry forward method का सबसे बड़ा disadvantage क्या था? Expenses of this year get carried forward to the next year. Okay, चलो ठीक है, let's charge expenses of this year to this year only boss, और क्या? ठीक है, तो next comes our method popularly called as costing P&L method. कई लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड भी बोल देते हैं, और कई लोग इसको फुल फॉर्म के अंदर ऐसा वो बोलते हैं, एडजस्टिंग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन थ्रू कॉस्टिंग पीएनएल या कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड। ठीक है, एडजस्टिंग थ्रू कॉस्टिंग पीएनएल या कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड। ओके, सुनो, अभी एडजस्टिंग थ्रू कॉस्टिंग पीएनएल या कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड, उसका सिंपल मतलब क्या है? 26,000 के अगेंस्ट लिख देना बाय कॉस्टिंग पीएनएल या लिख देना कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी तक ना तुम्हारा एक चैप्टर नहीं हुआ है, दैट इज इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। जिस दिन वो वाला चैप्टर हो जाएगा, वो इसके बाद ही आएगा, इस चैप्टर के बाद हम लोग वही चीज वो करने वाला है, तुमको रियलाइज हो जाएगा whether you transfer to costing P&L or you transfer to cost of sales, it means one and the same thing only. Both these accounts are absolutely same. ठीक है, वो तुम लोगों को उस चैप्टर के अंदर रियलाइज हो जाएगा। टिल द टाइम यू ऑल कैन ट्रस्ट मी यार। ओके, वैसे भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ट्रस्ट मी ओनली नाउ। ओके, तो सुनो, ये 26,000 रुपया मैं किधर ट्रांसफर कर दूंगा? कॉस्टिंग P&L या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी ना मैं क्या करता हूं, मेरे को तुमको सेम चीज कॉस्ट शीट के थ्रू भी समझाने का है। ठीक है, अभी कॉस्ट शीट के अंदर तुम लोग ऐसे सोच लो, आई एम ट्रांसफरिंग 26,000 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दिखाई देता है ना तुम लोगों को, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते निकालते, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने से पहले आप लोग अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन एडजस्ट कर लेना। तो अब जरा सोचो, मैंने इधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लिखा 1,04,000 का, ये मेरे मेथड का नाम क्या है? इट इज ट्रांसफर इट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक मिनट, मेरे को बोलो अंडर एब्जॉर्प्शन कितने रुपीस का था? 26,000। ट्रांसफर इट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने उसी के लिए एक लाइन पेंडिंग रखा हुआ था, तो मैं क्या कर देगा, इधर 26,000 रुपया लिख देगा। ठीक है, बस सब लोग मेरे को एक चीज जरा बोलना, कॉमन सेंस है, ऑल्दो मैंने लिख भी दिया लेकिन फिर भी आप लोग मेरे को बोलो, ऐड करूं 26,000 के लेस करूं? ऐड करेगा ना बेटा, 1,04,000 लिख दिया, 26,000 और लिखने का था। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहां पर येलो के अंदर लिख देता हूं अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एड अंडर एब्जॉर्प्शन, एड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, सुन, तो ये आ गया तुम्हारा 26,000 रुपया। ठीक है, बराबर से जरा सुनना, मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने ऐसा किया तो, एक मिनट, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं जो मेरे को तुमको थोड़ी देर पहले वो पूछना चाहिए था। अगर कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो किया, एक सेकेंड मैं इसको ब्लैकआउट कर रहा हूं, सोच लो, ये वाला चीज मैंने लिखा ही नहीं था। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो करेगा तो मेरे को जरा बोलो मेरा प्रॉफिट कितना आता है? कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड 34 था। कैन वी से ओरिजिनली भी वही था? अगर कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो किया तो भी वही रहेगा। लेकिन 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 अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं लेट मी फॉलो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड, तो मेरे को बोलो विल योर प्रॉफिट चेंज?
Yes, sir. Can we say profit will exactly fall down by 26,000? ठीक है. Is this okay? ठीक है. तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो प्रॉफिट है, जितना भी तेरा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है, मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा. दिस इज माई सेकेंड मेथड. आई स्टिल थिंक दिस मेथड इज वेरी इजी. ऑल्दो अगर आप लोगों ने ये वाला मेथड फॉलो किया, आपको साल के एंड में अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने से पहले, आगे बोलो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आप लोगों को एडजस्ट करना जरूर पड़ेगा. ठीक है, तो आई थिंक वो एक ही लाइन का काम है, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है. अभी इस मेथड का ड्रॉबैक क्या होगा, जरा सोचो ना. इस मेथड का ड्रॉबैक एक्चुअली आई थिंक शायद तुम्हारे दिमाग के अंदर किधर ना किधर हो. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट आउट. मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने पढ़ा है, तुम लोगों को शायद स्ट्राइक हो गया रहेगा. मेरे को बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी सोल्ड. प्रोड्यूस्ड. देख, जब तूने फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किया, तो मेरे को बोलो कितने यूनिट्स के हिसाब से एब्जॉर्ब किया? 26,000. लेकिन तूने उसको राइट ऑफ किया अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स. कैन यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ओनली द कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट. तो मतलब जब तू फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो 26,000 के ऊपर चार्ज कर रहा है. लेकिन जब तू राइट ऑफ कर रहा है, दिस इज काइंड ऑफ राइट ऑफ ओनली. दिस इज ओनली गेटिंग रिटर्न ऑफ अगेंस्ट 24,000 यूनिट्स. एक लाइन बोलता हूं, उसके बाद तुम लोग बोलना येस और नो, वो समझा कि नहीं. इवन दोस 2,000 यूनिट्स which are in closing stock should be charged that under absorption, no? Yes, sir. जो 2,000 यूनिट तेरा नहीं बिका बेटा, उसके अंदर भी ये वाला अमाउंट तो जाना चाहिए ना तेरा. ओके, तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड कि एंटायर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन गेट्स चार्ज्ड टू. सब लोग बोलो आगे. मैं क्या, तुम लोग क्या बोलता है तुम लोग? सुनो मेरी बात. इन दिस पर्टिकुलर केस एंटायर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, पागल लोग, एंटायर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन गेट्स चार्ज टू विच पर्टिकुलर यूनिट्स? क्वांटिटी सोल्ड. एंड दैट इज प्रिसाइसली इज द ड्रॉबैक ऑल्सो, क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है बेटा. फैक्ट्री ओवरहेड शुड बी चार्ज टू क्वांटिटी प्रोड्यूस. इज दैट ओके? अभी मेरे को दो चीजें वो बोलना ताकि रिकैप हो जाए. कैरी फॉरवर्ड मेथड सिंपलेस्ट मेथड, उसका डिसएडवांटेज, एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर. कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड बेटर देन कैरी फॉरवर्ड. तुम लोग एक चीज मानते हो, इट इज बेटर देन कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर गेट चार्ज टू दिस ईयर ओनली. बट वी ऑल से नहीं यार, इसके अंदर भी एक लूप होल है कि अल्टीमेटली इट ओनली गेट्स चार्ज टू क्वांटिटी सोल्ड. तो वो एक लूप होल है अभी. चलो ठीक है सर, लूप होल को दूर करना चाहिए ना सर आपको. ओके, तो करके दिखाता हूं. लेट मी गो ओवर टू आवर नेक्स्ट मेथड. नेक्स्ट मेथड का नाम अजीब है, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूं. दिस मेथड इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेथड. ओके, सप्लीमेंट्री मेथड. अभी जो भी है भारी भरकम नाम हो, लेकिन इसका मतलब एक ही होता है, और वो मतलब मैं तुम लोग को समझा रहा हूं. जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट गया, उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डाल दो. अपने को वही करना चाहिए ना. ठीक है, तो सब लोग मेरे को पहले जरा बोलो, ये तुम्हारा अकाउंट्स है, तो पहले तुमको अकाउंट्स ही समझाता हूं. मेरे को बोलो 1,04,000 रुपीज कौन से अकाउंट को डेबिट हुआ था? WIP अकाउंट को. तो आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को भी उधर ही डाल दो बेटा, बाय WIP. इज दिस ओके? दिस इज नथिंग बट सप्लीमेंट्री मेथड. सप्लीमेंट्री मेथड नाम में ये वाला लाइन हिंदी के अंदर जानबूझ के बोलता हूं ताकि वो याद रहे. जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट गया, उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन डाल दो. ठीक है, दैट्स इट. ओके, मेरे को अभी जरा बोलना, कॉस्ट शीट अगर बनाता है तो, कॉस्ट शीट अगर बनाता है तो सब लोग अब मेरे को जरा बोलना, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भाई लोग किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स की उधर ही. तो मैं क्या करता हूं, सुनो, उससे पहले मैं इसको ब्लैकआउट वो कर देता हूं. ठीक है, और अब मैं ब्लू के अंदर लिख रहा हूं अंडर एब्जॉर्प्शन. सब लोग मेरे को बोलो कितने रुपीस का लिखूं बेटा?
26,000। सुनो, मेरे को आगे ना 5 मिनट चाहिए समझाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा। मेरे को तुम लोग 2 चीजों का आंसर देना, ताकि मेरी तरफ से वो एक हिंट होगा। अगर कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो किया था, प्रॉफिट कितने से चेंज हो रहा था? चेंज ही नहीं होता। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो कर रहा था तो प्रॉफिट वॉज फॉलिंग डाउन बाय 26। अभी ना 1 मिनट तक तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, जो भी हो जाए मत बोलना, बस सोचना। मेरे को बोलो 26,000 रुपए इधर लिखा तो प्रॉफिट कितने से कम होगा? 1 मिनट के बाद आंसर देंगे। अगर ये चीज एक्स्ट्रा इधर लिख दी तो प्रॉफिट कितने से कम होएगा? एक्सपेंस ऐड कर रहा हूं तो प्रॉफिट लेस तो होना चाहिए। प्रॉफिट कितने से कम होगा? मैंने ये नहीं पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक कितने से चेंज होएगा, मैंने पूछा है प्रॉफिट कितने से कम होएगा। चलो सुनो, मोस्ट ऑफ द आंसर्स दैट आई गॉट वर करेक्ट। ओके, ऑब्वियसली 26,000 से तो नहीं कम होगा, वो तो गलत चीज है। क्यों? क्योंकि अगर तूने 26,000 यहां पर ऐड किया ना बेटा, it will also start to affect your stock valuation. Do you all agree to this? ठीक है, मेरे को अगर कुछ समझाने का है इन शॉर्टकट, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को शॉर्टकट के अंदर वो समझा रहा हूं, फिर लॉन्ग कट के अंदर। अब जरा सोच, पहले ना सिर्फ ब्लैक वाली चीजें लिखी हुई थी और अभी तूने ब्लू वाली चीज भी घुसा दी, तो देखो कॉस्ट शीट तो फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट शीट मैं फिर से बनाता हूं, तो ऑब्वियसली तुमको बस देखने का ही है। मेरे को जरा बोलो 26,000 को कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करूं? क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड, तो कैन बी से इधर 1 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ना बस क्या करने जा रहा हूं, मैं ना ब्लू वाला फिगर हर जगह पर एडजस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ब्लू वाला फिगर हर जगह पर एडजस्ट कर रहा हूं। तो कैन बी से दिस विल ऑल्सो स्टार्ट टू बिकम 15 रुपीज, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 26,000 रुपया। सब लोग अभी मेरे को वो बोलते रहो, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑल्सो गेट वैल्यूड एट 1 रुपी मोर, नो? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर फिगर विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 2,000। इज दैट ओके? ठीक है, कैन बी से ये 26,000 से बड़ा, ये 2,000 से बड़ा, तो ये वाला फिगर कितने से बढ़ जाएगा? 24,000। इज दैट फाइन? मैं तुमको 24,000 डायरेक्टली भी बोल सकता था। एवरी यूनिट शुड बी गेटिंग 1 रुपी का एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिपीट करो जो मैंने बोला, एवरी यूनिट शुड बी गेटिंग 1 रुपी का एक्स्ट्रा कॉस्ट। और कॉमन सेंस है बेटा, COGS इज कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट, नो? सो इट शुड बी गेटिंग 24,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो तुमको समझ में आएगा, 26,000 इधर ऐड किया, लेकिन COGS सिर्फ कितने से बढ़ेगा? बोलो सब लोग मेरे को, 24,000। और बाकी जो 2,000 है बेटा, वो किधर ऐड हो गया? तेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तुमको समझा? तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड का ड्रॉबैक था ना, वो इधर आके निकल गया। तुमको समझा जो मैंने बोला? कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड के ना मैंने ड्रॉबैक क्या बोला था कि अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन शुड ऑल्सो बी चार्ज टू क्लोजिंग स्टॉक। मैंने वही बोला था ना। तो नाउ दिस मेथड टेक्स केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। ओके, मेरे को सब लोग जरा बोलो, तुमको ये 24,000 डायरेक्टली भी समझ में आ गया? हम लोगों ने क्या बोला? एवरी यूनिट शुड बी गेटिंग 1 रुपी मोर। बॉस, वो 1 रुपी ये वाला फिगर है, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय ₹1। COGS इज अ कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट? 24,000 यूनिट। तो अपना COGS 24,000 से बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट 24,000 रुपए से कम हो जाएगा ना? सब लोग बोलना यार मेरे को। दीज आर द टफेस्ट थिंग्स इन कॉस्टिंग टू एक्सप्लेन ना, तो बिलीव मी। ओके, किसी को ना, सब लोग को ये वाली चीजें करना आता है, उनको इनका लॉजिक नहीं समझ में आता। ओके, यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट दैट वी ऑल हैव डन? ठीक है, तो 1 मिनट। अभी तक ना मैंने 3 मेथड किए। मेरे को बोलो, कैरी फॉरवर्ड मेथड के अंदर डिसएडवांटेज क्या था? इस साल का कॉस्ट नेक्स्ट ईयर चला गया, और वहां पे प्रॉफिट कितने से चेंज होएगा? नहीं चेंज होएगा। इस मेथड का एडवांटेज, एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर गेट चार्ज टू दिस ईयर ओनली, ऑल्दो द डिसएडवांटेज इट ओनली गेट्स चार्ज टू गुड्स विच आर सोल्ड। ओके,
तो नाउ वी ट्राई टू बी सेइंग, एक मिनट, और अगर ये वाला मेथड फॉलो किया तो प्रॉफिट इज गोइंग टू बी फॉलिंग डाउन एग्जैक्टली बाय अमाउंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री मेथड, जिधर जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट गया, आगे बोलो, उधर उधर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम लोग ये वाला चीज करोगे, तुम्हारा स्टॉक्स वाला जो फिगर्स है ना वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉक वाली फिगर एडजस्ट करने के बाद जितना अमाउंट सीओजीएस तक जाएगा ना, उतने ही अमाउंट से तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, अभी तो तुमको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के ना डब्ल्यूआईपी स्टॉक नहीं आया, अगर डब्ल्यूआईपी स्टॉक आता तो वो भी अफेक्ट होता ना, क्योंकि डब्ल्यूआईपी स्टॉक भाई साहब इसके नीचे लिख, करेक्ट नो, डब्ल्यूआईपी स्टॉक कम्स बिलो योर फैक्ट्री कॉस्ट ना यार। ओके, एक क्वेश्चन के अंदर आएगा, अभी के लिए नहीं है, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू पिक्चर, ठीक है। लेकिन एक लाइन बोलता हूं, प्लीज सब लोग मेरे को बोलने का ट्राई करना, सर वो समझ में आ गया, ठीक है। अंडर सप्लीमेंट्री मेथड, मेरे को भी सोच सोच के बात करना पड़ता है, मैं सो नहीं रहा हूं। अंडर सप्लीमेंट्री मेथड profit will fall down by only that proportion of under absorption which pertains to goods sold. 26,000 से प्रॉफिट नहीं कम होएगा, कितने से प्रॉफिट कम हो जाएगा? 24,000। इज दैट ओके? परफेक्ट, चलो ठीक है। मेरा ये वाला जो काम है, दिस इज ऑल टुगेदर डन। मेरा ये ऑल दीज थिंग्स आर ऑल टुगेदर डन, ठीक है। बस 3 मेथड मेरे हो गए। मैं तुमको बोला था, जो अभी तक मैंने तुम लोग को बोला है ना, दैट वाज शॉर्टकट। ये जो 1 रुपी है ना, ये जो 1 रुपी है, अब ये लॉन्ग कट से निकालता हूं। दिस 1 रुपी ना इज पॉपुलरली ऑल्सो कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। दैट इज वाई द मेथड इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री मेथड, ठीक है। एक चीज जरा मेरे को बोलना, सप्लीमेंट्री रेट इज नथिंग बट अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन का रेट। इज दिस ओके? 1 रुपी वही है ना, अंडर एब्जॉर्प्शन का पर यूनिट निकाला तो इट इज रेट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, नो, ठीक है। अभी यही वाला 1 रुपी ना तुम्हारा मॉड्यूल कैसे निकालता है, वो लोग ऐसा बोलता है, सप्लीमेंट्री रेट इज नथिंग बट एक्चुअल रेट माइनस एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। को बोलते सर एब्जॉर्प्शन रेट तो आपने सिखा दिया, एक्चुअल रेट कभी सिखाओगे? अभी सिखाएगा। मेरे को बोलो, इफ एब्जॉर्प्शन रेट इज बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, तुम्हारे हिसाब से एक्चुअल रेट शुड बी व्हाट? एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अभी सब लोग मेरे को नंबर बोलना, सब लोग मेरे को नंबर बोलना, और इस क्वेश्चन के नंबर्स तुमको और मेरे को याद हो चुके हैं। मेरे को बोलो एक्चुअल ओवरहेड्स कितना था बॉस? 1,30,000। मेरे को बोलो एक्चुअल के अंदर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया कि सोल्ड किया? क्या पूछो? प्रोड्यूस किया। तो मेरे को बोलो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया? 26,000। तो यह आ जाएगा 5। उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 4। तो सप्लीमेंट्री रेट कितना आ जाएगा? 1। दिस 1 इज द सेम पर्टिकुलर थिंग। तो आईसीएआई सप्लीमेंट्री रेट ऐसे निकाल के वो दे देता है। तुम लोग जैसे भी निकालो, इट इज ऑल ओके, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सुनो, और फिर वो लोग एक लाइन मारता है जो मैंने ऑलरेडी मार दिया, और वो वाला लाइन क्या है? जिधर जिधर 4 रुपया चार्ज किया ना, आगे तुम लोग बोलो उधर उधर 1 रुपया और चार्ज करो, तो तुमको समझ में आएगा। इधर 4 चार्ज किया था, इधर 4 चार्ज किया था, इधर भी 4 चार्ज किया था, इधर भी 4 चार्ज किया था। इन फिगर्स के ना 4 रुपया तो है ना, जिधर जिधर 4 रुपया लिखा उधर उधर 1-1 और रुपया लिख दो। इज दिस ऑल ओके? बस 4 मेथड्स होने वाले थे। तुमको अभी ना एक काम जरा करो, तुम्हारे नोट्स के अंदर जाओ ना जरा, तो 30 सेकेंड्स का ब्रेक भी हो ही जाएगा। तुम लोग उसके लिए मेरे को थैंक यू भी बोल ही सकते हो। किसी ने बोला नहीं थैंक यू? ओके, लिखो आई एम ऑब्लाइज्ड। ओके, हार्ट पिघल गया, अभी लिखो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर/ओवर एब्जॉर्प्शन। Carry forward method. Second, adjust in
COS/costing P&L. Third, adjust using supplementary method. बस ये अपना चौथा और लास्ट चीज वो होने वाला है. एडजस्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री मेथड. एडजस्ट यूजिंग कैरी फॉरवर्ड बेटा. After 8 o'clock, I start to write in Chinese. तो इसके लिए some words you all might not understand. चलो सुनो, लास्ट तुम लोग मेथड का नाम तो लिख दो. एडजस्ट यूजिंग लिखना पार्टली सप्लीमेंट्री partly costing P&L. अच्छा सुन, ये अपना लास्ट मेथड है. अभी ये अपना लास्ट मेथड जो है ना, अभी ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा वो इजी होगा बिकॉज आई गिव यू दैट बैकग्राउंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वगैरह. ठीक है, सुन, दिस इज आवर लास्ट मेथड. पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग P&L मेथड. अब ये मेथड क्या है देखो. इफ आई ट्राई टू लुक इन टू दिस अकाउंट नो, तो आई कैन ट्राई टू थिंक इन दिस मैनर. सर सोचा था फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 1 लाख होगा, सोचा था 24,000 यूनिट बनाएंगे, सॉरी हाँ सोचा था 25,000 यूनिट बनाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन रेट 4, हर यूनिट के लिए 4 रुपए का खर्चा होना चाहिए था. 26,000 यूनिट बनाया तो सर 1,04,000 का खर्चा होना चाहिए था, 1,30,000 रुपीज का खर्चा हुआ, तो 26,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमको ये कभी बताता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा क्यों हुआ, ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीजन नो दैट यू हैव इनकर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्स्ट्रा, देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर रीजन दैट यू हैव इनकर्ड एक्स्ट्रा. अगर कभी तुम लोग को वो वाले रीजंस दिए, चलो मैं तुम लोग को वो वाले रीजंस वो दे देता हूं. सपोज सामने ऐसा बोला, आउट ऑफ 26,000 60% वॉज इनकर्ड एक्स्ट्रा, क्योंकि ना कंपनी से कुछ डिफेक्ट हो गया इन प्लानिंग. कंपनी ने सोचा था ये वाला काम करेंगे, लेकिन कुछ और ही हो गया, कंपनी से गलती हो गई इन प्लानिंग. सपोज इन दिस पर्टिकुलर केस उन लोगों ने, एक बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उन लोगों ने सुपरवाइजर को बोला था कि भाई तुम लोग, वो तेरे को ना इतना घंटे काम करने का है, उसके ना फैक्ट्री वगैरह मैनेज वो हो जाएगा. ठीक है, लेकिन एंड के अंदर उसको बोला फोर्स करके कि तेरे को ज्यादा काम करने का है, ज्यादा काम करने का है, ये वो वगैरह, यू हैव टू बी वर्किंग फार मोर. तो एंड के अंदर सुपरवाइजर बोलता मैं जा रहा हूं, मुझसे इतना काम वाम नहीं होता. तो कंपनी ने बोला ठीक है तेरे को थोड़ा सा पगार बढ़ा कर दे देंगे. ठीक, तो दिस इज डिफेक्ट इन आवर प्लानिंग. ठीक है, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस कि कंपनी की गलती है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सकते थे, लेकिन कंपनी ने कुछ ना कुछ गलती कर दी और अल्टीमेटली ज्यादा खर्चा हुआ. ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं. मटेरियल कॉस्टिंग आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने उसके अंदर एक ओआरएस का थियरी किया था. ओआरएस का थियरी फुल फॉर्म तो बोल दो, ऑप्टिमम रन साइज वाला थियरी, that told you how much to produce at one time. You all remember that?
तो अभी हम लोगों ने ना ओआरएस के हिसाब से अपने को सपोज एक बारी में 5000 यूनिट बनाने चाहिए थे, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर से गलती हो गई और उसने एक बारी में 1000 यूनिट ही बनाए। कैन वी से अगर ऐसा होगा तो सेटअप कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा। सेटअप कॉस्ट याद आता है, सेटअप कॉस्ट। तो ये तो कंपनी का गलती हो गया। फिर ये तो दिस इज नॉट एक्चुअली कॉस्ट, दिस इज इंक्रीज, दिस इज लाइक अपने कॉस्ट बढ़ गए, नॉट क्योंकि कॉस्ट बढ़ गए, अपने कॉस्ट इसलिए बढ़ गए क्योंकि हम लोग इनएफिशिएंट थे या अपने से कोई गलती हो गई। तुमको समझा? चलो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे पास बाइक है, ठीक है, अभी मेरी जो बाइक है ना दैट गिव्स एन एवरेज ऑफ 8 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। कंपनी ने भी जो बोला हुआ है ना वो 8 किलोमीटर्स पर लीटर ही मेरे को बोला हुआ है, ठीक है, वो इतनी एवरेज देती है जो मेरी बाइक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, मेरे को अपनी बाइक हर 6 महीने के बाद सर्विस करवानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं करवाई। मेरे को लगा खराब नहीं हुई तो सर्विसिंग साला क्यों करवाऊं। 3 साल हो गए। अभी मैंने देखा वो जो बाइक है ना एवरेज मेरे को 2 का ही देती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं बाइक चलाऊं पीछे वाले बंदे का मुंह काला हो जाए, जो मेरे पीछे बंदा है, क्योंकि इतना धुआं आता है उसके अंदर। ओके, तो मेरा खर्चा उसकी वजह से पेट्रोल का बढ़ जाएगा। मानते हो यस के नो? ठीक है। तुमको साथ ही में एक और एग्जांपल भी देता हूं। पेट्रोल has become super expensive, okay, it is like buying gold every day, okay। मेरे को जरा बोलो, पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ गया, क्या वो मेरी गलती है? सो पेट्रोल का अगर कॉस्ट बढ़ता है ना दैट इज इंक्रीज इन कॉस्ट, लेकिन अगर मेरा बाइक बराबर एवरेज नहीं दे रहा ड्यू टू माई नॉन मेंटेनेंस, इट इज एक्चुअली नॉट कॉस्ट, इट इज लॉस नो फॉर अस। ये समझ में आता है? तो अब मैं तुम लोग को एक फाइनल चीज बोल रहा हूं। सामने मेरे को ऐसा बोला 26,000 के अंदर से 60% तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा इसी के लिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों से कुछ डिफेक्ट हो गया इन प्लानिंग, ठीक है। और बाकी जो 40% है ना वॉज इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट समथिंग लाइक तुम्हारा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है। अभी सोच समझ के मेरे को जरा बोलना, 60 और 40 के अंदर से विच परसेंटेज, 60 या 40 represents a loss to us? 60 and what represents increase in cost to us? 40 पर। एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या हुआ कि ना जब अपना साल स्टार्ट हुआ था ना मैंने रेंटल कुछ सोचा था कि कुछ होगा, ठीक है, लेकिन सडनली मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर रेंटल्स बढ़ गए क्योंकि कमर्शियल जगह की बहुत कमी हो गई, ठीक है, तो रेंटल्स बढ़ गए। तुमको ये चीज समझ में? अभी रेंटल्स बढ़ना इज नॉट माई मिस्टेक नो। अगर मैं एफिशिएंट भी होता तो भी तो रेंटल्स वो बढ़ते ना मेरे, ओके। तो दिस इज नॉट इन माई हैंड्स। यू कैन ट्राई टू बी सेइंग सर दीज आर अनकंट्रोलेबल थिंग्स, परफेक्ट, ओके, दीज आर नॉट इन माई हैंड्स बॉस, ओके। तो ये जो इंक्रीज इन रेंट है ना, ये जो अपना इंक्रीज इन पेट्रोल कॉस्ट था, ये 40% वाला वो पार्ट है, और ये जो 60% है वो मेरी गलती है। अभी ये मेथड का सब लोग एक बार जरा नाम बोलना। ये मेथड का नाम क्या लिखा मैंने? पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल। अभी सब लोग मेरे को, तुम लोग ना कुछ जिंदगी के अंदर इनोवेट करो, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और वो इनोवेशन अब आना चाहिए। अगर तुम लोग कोई भी चीज के ऊपर सप्लीमेंट्री मेथड फॉलो करोगे, कैन वी से दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। पिछली बार मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपए से बढ़ रहा था ना, तो अब मेरे को जरा बोलो, तुम लोगों ने नाम पढ़ा, यू ऑल हैव रेड द नेम, पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल। मेरे को बोलो व्हाट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन कॉस्ट? 40%, एंड बाकी 60% इज माई लॉस नो। और बचपन से मैंने एक प्रिंसिपल सीखा मेरे टीचर से, मैंने सीखा, ऑल्दो मैंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन किया था, वो अलग बात है, लेकिन मेरे बुक से मैंने एक चीज सीखा, लॉसेस शुड बी रिटर्न ऑफ। ये चीज तुम लोगों ने भी सीखा, ठीक है। तो मेरे को जरा बोलो, इफ लॉसेस शुड बी रिटर्न ऑफ
देन इन दैट पर्टिकुलर केस अब मेरे को एक चीज जरा बोलना, और सब लोग मेरे को जरा बोलना, मेरे को बोलो व्हाट पोर्शन शुड बी रिटन ऑफ? 60%. एंड राइट ऑफ ऑलवेज हैपेंस थ्रू P&L अकाउंट. और ये जो 40% है ना, दिस इज इंक्रीज इन माई कॉस्ट. I would like to treat this 40% using my best method, and my best method is nothing but my supplementary method. Okay, that is why this method is called as partly supplementary, partly costing P&L. Is that understood? अच्छा, तो कैलसी ले एक बार जरा. 26,000 का 60% तुम्हारा 15,600. तो मैं थोड़ा सा ना ये क्लियर काम कर रहा हूं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो. 26,000 ना मैं यहां पे ऐसा लिखता है दो पार्ट्स के अंदर, 60%, 40%. ठीक है. 15,600, 10,400. दिस आई विल ट्रीट यूजिंग सप्लीमेंट्री मेथड, एंड दिस आई विल राइट ऑफ. राइट ऑफ बोले तो कॉस्टिंग P&L. ये सप्लीमेंट्री मेथड मैंने लिख दिया है, लेकिन मेरे को बोलो सप्लीमेंट्री मेथड के अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन किधर जाता है? जिधर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट जाता है. बोले तो WIP ना. ठीक है. अच्छा, मेरे को जरा बोलो, इज अकाउंट्स ओके? बिकॉज नाउ आई विल बी कमिंग टू कॉस्ट शीट. इज अकाउंट्स ओके? ठीक है. तो अभी कॉस्ट शीट पर आते हैं. जब आप कॉस्ट शीट पर आएंगे ना, पहले मेरे को जरा बोलो, मैं ये सारा ब्लू वाला जो पार्ट है ना इस वक्त रब कर देता हूं. ठीक है, जो मेरा ब्लू वाला पार्ट है वो मैं रब कर देता हूं. तो सुनो, मेरे को जरा बोलो अभी मैं इस कॉस्ट शीट के अंदर कितना अमाउंट पहले घुसाऊं? 10,000. मेरे को बोलो किधर घुसाऊं? यहां पे लिख रहा हूं एड अंडर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एड अंडर एब्जॉर्प्शन. कितना रुपीस आ जाएगा? 10,400. ठीक है. सुनो, अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं. ठीक है, सब लोग उसका गलत आंसर देगा, लेकिन आई वॉन्ट सब लोग टू रिप्लाई बट आफ्टर 1 मिनट. ठीक है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि गलत आंसर दोगे क्योंकि एक चीज तुम्हारे दिमाग से शायद स्किप हो जाएगा. अगर मैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाला मेथड फॉलो करूं तो सोच के बोलना, सोच के बोलना. मेरा जो प्रॉफिट है कितने रुपीस से कम होएगा? ये अपना लास्ट मेथड है. 1 मिनट से पहले रिप्लाई मत करना, उसके बाद भी गलत आंसर ही दोगे, लेकिन उसके बाद रिप्लाई करो, शायद 1% चांस है कि करेक्ट दे दोगे. मैं जिसका करेक्ट है आई एम टेलिंग इट टू देम, अदर्स आई एम नॉट रिप्लाइंग. बहुत लोग करेक्ट है, एंड ऑनेस्टली देन आई एम सॉरी फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू ऑल. सुनो, 10,400 मेरे को बोलो, अगर मेरे को पर यूनिट निकालने का है किससे डिवाइड करूं? तो ये 0.4 आ जाएगा. वरना मैं तुमको एक्चुअली 0.4 अभी तो डायरेक्टली भी निकाल के दे सकता था. पहले मेरा सप्लीमेंट्री रेट कितना था? 1. लेकिन उसके अंदर से आई विल फॉलो सप्लीमेंट्री मेथड ओनली फॉर 40% पार्ट. नो, तो ये 0.4 आ जाएगा. ठीक है, अभी मैं 0.4 को जिधर जिधर 4 रुपया लिखा था, आगे बोलो, उधर उधर और ऐड करते रहो. तो चलो ठीक है, यहां पर भी 0.4 ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 10,400 ऐड हो जाएगा, यहां पर भी 0.4 ऐड हो जाएगा. बोलो अभी तुम लोग, यहां पर कितना ऐड हो जाएगा? 800. सबको 800 समझा? कैसे आया? 2,000 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंटू 0.4. ठीक है, उसके बाद यहां पे 10,400 ऐड हुआ, यहां पे 800 ऐड हुआ, तो यहां पर कितना ऐड हो जाएगा? 9,600. और सब लोग मेरे को बोलो 9,600 तो डायरेक्टली भी मिल सकता था. घोंचू लोग कैसे? 24,000 इंटू 0.4. नो, इज एवरीबडी ओके विद दिस? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चीज, प्रॉफिट 9,600 से सिर्फ कम नहीं होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम 9,600 यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग P&L कितना रुपीस बेटा? 15,600. उससे तेरा प्रॉफिट तो डायरेक्टली कम हो जाएगा ना. समझा तुम लोग को?
तो तुमको सिर्फ कॉस्ट शीट नहीं सोचना है। मेरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन था, हाउ मच विल द प्रॉफिट फॉल इफ दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर अंडर या ओवर एब्सॉर्प्शन। तो इसका इफेक्ट कॉस्ट शीट से पता चल जाएगा, और ये वाला चीज तो डायरेक्टली इतने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक मिनट, मैंने 10,400 इधर ऐड किया, लेकिन प्रॉफिट विल फॉल डाउन बाय 9,600 प्लस प्रॉफिट विल फॉल डाउन बाय 15,600 डायरेक्टली। ओके, तो मेरा प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 25,200। दैट मेनी पीपल रिप्लाइड, सो ब्रिलियंट वर्क। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 800 रुपया जो यहां पर बच गया वो किधर चला गया बेटा? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। इज दैट ओके? This is your last and finally your best superb method, and this is nothing but which is called as partly supplementary, partly costing P&L method. Okay, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। अब मैं एक लास्ट लाइन बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, सुनो जरा। Despite knowing this fact, कोई बोलते हैं सर मेरे को ना इसके लिए भी सप्लीमेंट्री मेथड ही फॉलो करने का है सर। ओके, आप क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर फॉलो किया तो जरा सोचो क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम लोगों ने वो वाला काम किया, मैं रेड के अंदर लिख रहा हूं, तो कैन बी से इधर भी 15,600 आ जाएगा। जल्दी जल्दी बात करो, इधर भी 15,600 आ जाएगा। कैन बी से इधर 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इधर 0.6 आ जाएगा। एक मिनट, मैं जूम करके दिखाता हूं, जूम करके, एक मिनट। इतना जूम करेगा कि तुम लोग पागल हो जाएगा। सुनो, इन दिस पर्टिकुलर केस, एक मिनट, मैं ही पागल हो गया, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। चलो सुनो, इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर 0.6 इधर ऐड हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। कैन बी से यहां पर भी 15,600 ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी 0.6 ऐड हो जाएगा। कैन बी से यहां पर 1200 ऐड हो जाएगा। 1200 समझा? अच्छा, तो अब तुमको समझ में आएगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, प्लीज मेरा पोपट मत करना, तुम लोग को समझ में आएगा। अगर मैंने ऐसा किया तो इट मींस दैट मेरा 15,600 का लॉस था, लेकिन मैंने लॉस राइट ऑफ नहीं किया, मैंने उसके अंदर से 1,200 रुपया कैपिटलाइज कर डाला। क्योंकि 1,200 रुपया आगे कुछ बोलो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चला गया, तो माई क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली वॉज वैल्यूड एट लॉस। नो, ये 15,600 अल्टीमेटली कॉस्ट नहीं था, दिस वॉज व्हाट फॉर यू? लॉस। नो, इसलिए मैंने तुमको शुरू के अंदर ही प्रिंसिपल एक बता दिया, स्टॉक शुड गेट वैल्यूड एट कॉस्ट बॉस, नॉट एट लॉसेस यार। ओके, तो इसके लिए मैं सारे के सारे 26,000 के लिए सप्लीमेंट्री मेथड नहीं फॉलो कर सकता, क्योंकि दैट विल अमाउंट टू कैपिटलाइजेशन ऑफ लॉसेस। दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट विलिंग टू डू। इज दिस ऑल ओके? चलो, फाइनली माई जॉब इज ऑल ओवर। मेरे को जो भी सिखाने का था, आई एम डन विद दोज पर्टिकुलर थिंग्स एज सच। ओके, तो अभी उसके बाद आज के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 करने थे, बट आई विल डू ओनली 1 पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, तुमको 6 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, 16 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो बोलते सर सेम क्वेश्चन? हाँ सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगर 16 मार्क के लिए कभी पूछा ना, तो क्या करना, सारे के सारे मेथड्स बता देना, लेकिन एंड के अंदर बताना विच इज द बेस्ट मेथड, बट डिस्कस ऑल द मेथड्स। अगर सेम क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आएगा ना, और वो लोग तुमको बस यही पूछेंगे हाउ टू ट्रीट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली शो द बेस्ट मेथड। ठीक है, कभी कभी वो लोग ऐसा बोलते हैं डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर वो लोग बोलेंगे ना डिस्कस एनी 2, तो प्लीज यू डू नॉट डिस्कस एनी स्टूपिड 2। कभी ये मत बोला सर फर्स्ट और सेकंड फटाफट मेरा काम हो ही जाएगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं। ओके, एग्जामिनर और जल्दी मार्क्स देगा। ओके, मतलब मार्क्स नहीं देगा। सो इन ऑल योर रिकमेंडेशंस फाइनली पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग P&L मेथड तो आना चाहिए। बाकी तुमको मैं क्वेश्चन के अंदर ही बताता हूं। अपना लास्ट क्वेश्चन आज के लिए पढ़िए। In a manufacturing unit, factory overheads was recovered at predetermined rate of 25 per man day. जैसे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर होता है, अभी तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट पर डे है और कुछ नहीं। ठीक है, तो वर्कर एक दिन काम करेगा
तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस चार्ज 25. ओके सुनो आगे. The total factory overhead expenses incurred and man days actually worked were 41.5 lakhs and 1.5 lakh man days respectively. तो सच्ची के ना फैक्ट्री ओवरहेड्स इतना लग गया और man days इतना काम हुआ. Out of 40,000 units produced during a period, 30,000 were sold. ठीक है, तो 40,000 यूनिट बने, उसके ने से 30,000 बिक गए. ऑन एनालाइजिंग द रीजंस इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रीब्यूटेबल टू द इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट. चलो ठीक है, हाउ वुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. उन लोगों ने बहुत सिंपल चीज पूछा हुआ है, हाउ वुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है 16 मार्क का है. तो आई एम डिस्कसिंग एवरी ऑप्शन. In end, I might say that this is the best method, लेकिन you discuss every damn option, boss. ठीक है, तो एक काम जरा करता हूं, एग्जाम्स के अंदर तुमको ऐसी चीजों का सोल्यूशन कैसे लिखना है वो बाद में बताता हूं, ठीक है. लेकिन फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन आई एम डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. ओके, एग्जाम के अंदर क्या करना है वो उसके बाद बोलता हूं. तो सबसे पहले देखो, हाउ वुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड नो इन कॉस्ट अकाउंट्स. तो पहले अनएब्सॉर्ब्ड मतलब अंडर एब्सॉर्प्शन निकाल तो ले. तो लिखो जरा प्लीज, write down question number 6. Calculation of under absorption. अच्छा, absorbed amount less actual amount. चलो सुनो, एब्सॉर्ब्ड अमाउंट. एब्सॉर्ब्ड अमाउंट के लिए एब्सॉर्प्शन रेट चाहिए. एब्सॉर्प्शन रेट इधर है 25 पर मैन डे. जब भी एक वर्कर एक दिन के लिए काम करेगा, चार्ज 25 रुपीज. मेरे को बोलो, सारे वर्कर लोगों ने पूरे साल के अंदर मिला के कितने डेज के लिए काम किया, बोलो. 1.5 लाख. तो जब भी एक दिन का काम हुआ था मैं 25 रुपया चार्ज करता गया. तो पूरे साल के अंदर 1.5 लाख मैन डेज इंटू ₹25 पर मैन डे, तो 37.5 लाख. उसके बाद लेस एक्चुअल अमाउंट. मेरे को बोलो एक्चुअल के ना फिक्स्ड स्टोरेज का खर्चा कितना हुआ, 41.5 लाख. 4 lakhs under absorption. सुनो, अभी यहां पे जरा लिखना कॉस्ट शीट फॉर द ईयर. सुनो, ऐसे लिखेंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स डैश यूनिट्स, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स डैश यूनिट्स, अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन इधर डाल रहा हूं, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स डाल रहा हूं, एक सप्लीमेंट्री, जस्ट वेट, एक उसके बाद पार्टली सप्लीमेंट्री पार्टली कॉस्टिंग पीएनएल. ठीक है, सुनो सुनो, जस्ट वेट जस्ट वेट. यहां पे सिर्फ मेरे को टोटल का कॉलम चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड के ना भी टोटल वाला कॉलम चाहिए. यहां पे एक टोटल का कॉलम चाहिए, एक पर यूनिट चाहिए. यहां पर एक टोटल का कॉलम चाहिए, एक पर यूनिट कॉलम चाहिए. ठीक है, तुम लोग
अप्रोक्सीमेटली हाफ साइड के लिए भी बनाओगे, माई वर्क विल बी ऑल ओके। हाफ साइड मोर देन। सुनो, मेरे को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिखने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्राइम कॉस्ट भी मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन के ना क्रॉस मार दो, दैट्स ओके। एग्जाम्स के ना कैसे प्रेजेंट करना है थोड़ी देर के बाद बताएगा। अच्छा, क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस साल के अंदर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 40,000। कितने यूनिट्स बेच दिए? 30,000। तो यहां पे लिख देना 40,000 30,000। आगे, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट, एक लाइन छोड़ना, that'll give you factory cost. That'll be factory cost of 40,000 units less closing stock of finished goods 10,000 units COGS 30,000 units। इसके बाद एक लाइन वो छोड़ दो, उसके बाद एड जनरल एडमिन स्लैश SND कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस। सो एक लास्ट लाइन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, प्रॉफिट फॉल्स बाय अच्छा, मेरे को बोलो फर्स्ट अमाउंट दैट इज ऑलवेज रिटन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज विच अमाउंट? एब्जॉर्ब्ड अमाउंट। तो एक काम जरा करो, 37,50,000 हर एक जगह पे डाल दे, पर यूनिट के अंदर मत डालना। चलो सुनो बेटा, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो आएगा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो ऑप्शन है बॉस। एब्जॉर्ब्ड अमाउंट तो आएगा ही ना पहले, पागल। जब ये किया था 1,04,000 तो लिखा ही था ना, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए दो ऑप्शन है। अभी तक अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वो थोड़ी लिखा है मैंने। सुनो, अभी एक काम जरा करो, 37,50,000 को 40,000 से डिवाइड करो ना, 93.75 इधर लिख देना, 93.75। सुनो, तो बोलते हैं सर ये क्या है? ये भी तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट ही है। तो बोलते हैं सर एब्जॉर्प्शन रेट तो 25 पर मैन डे था, आप उसको 25 पर मैन डे बोल लो या 93.75 पर यूनिट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अगर ये तुमको नहीं भी लिखने का है तो मेरा कुछ जाता नहीं है, ऑल माई फाइनल आंसर्स एवरीथिंग विल ऑल बी रिमेनिंग सेम ओनली, ठीक है। सो लाइक देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इट, ठीक है। अब सब लोग पहले मेरे को बोलो, अंडर एब्जॉर्प्शन कितना था बेटा? अभी फटाफट बात करेंगे। वी ऑल हैव स्पेंड 1.5 आवर ओनली फॉर डिस्कसिंग दिस। 4 लाख, ठीक है। मेरे को बोलो, अगर मैंने 4 लाख के लिए कैरी फॉरवर्ड मेथड फॉलो किया तो मेरी इस कॉस्ट शीट के अंदर क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, ओके। प्रॉफिट विल फॉल डाउन बाय हाउ मच? 0। तो यहां पे लिख देना निल, बस वो तो हो गया, और कुछ लिखने का ही नहीं, काम खत्म हो गया। सेकंड, अभी कोई एक कलर्ड पेन लो, सब लोग कोई एक डिफरेंट कलर का पेन लेना। अच्छा, मेरे को बोलो, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स मेथड फॉलो कर रहा हूं, कॉस्ट शीट के अंदर 4 लाख रुपए आएगा, किधर आएगा? COGS के नीचे। तो यहां पे लिखो एड अंडर एब्जॉर्प्शन 4 लाख रुपीस। मेरे को बोलो प्रॉफिट फॉल होएगा कितने से बेटा? 4 लाख। ठीक है, आगे मेरे को बोलो, अगर सप्लीमेंट्री मेथड सारे के लिए फॉलो कर रहा हूं तो कॉस्ट शीट के अंदर कुछ चेंज आएगा? अभी 4 लाख रुपए किधर लिखूं? यहां पे अंडर एब्जॉर्प्शन।
अच्छा, तो अपने को सप्लीमेंट्री रेट भी निकाल लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री रेट कैन वी से विल बी दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर, नो? तो यहां पे 10 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग कुछ कंप्यूट मत करो, सॉरी तुम लोग कुछ लिखो मत, कंप्यूट तो करो। मेरे को बोलो अगर 4 लाख रुपया ऊपर लिखा, जल्दी बोलना प्लीज, अभी प्रॉफिट कितने से कम होएगा? 3 लाख। क्योंकि सुनो, अब मैं ना क्या कर रहा हूं, मैं रेड का इफेक्ट नीचे लेके आ रहा हूं। तो कैन वी से ये वाला फिगर भी 10 रुपीज से बढ़ जाएगा ना, ये वाला भी फिगर 4 लाख से बढ़ जाएगा। प्लीज मेरे को कभी ये मत बोलना सर इधर आप 41,50,000 क्यों नहीं लिखते, 37.5 लाख कौन ऐड करेगा? ओके बेटा, वैसे तो प्राइम कॉस्ट भी कौन ऐड करेगा? ओके, आई एम ओनली ट्राइंग टू शो कि अगर मैंने उधर एक्स्ट्रा 4 लाख लिखा, वो एक्स्ट्रा 4 लाख की वजह से प्रॉफिट कैसे चेंज होएगा, तुमको समझा? ठीक है। अच्छा, तो मेरे को जरा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय हाउ मच? 10 per unit. Closing stock of finished goods will increase by 1 lakh, no? अच्छा, my COGS will increase by 3 lakhs. सब लोग मेरे को जरा बोलना, 3 lakhs तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, कैसे? 30,000 इंटू 10 रुपीज, तो ये 10 इधर आ गया। बस मेरे को बोलो प्रॉफिट कितने से कम हो गया बेटा? 3 lakhs। आगे लास्ट के लिए तुम लोग 1 सेकंड के लिए ये वाले वर्ड्स जरा पढ़ो, ये वाले वर्ड्स पढ़ो जो मैं अंडरलाइन किया। पढ़ा? मेरे को बोलो 60% और 40% के अंदर से तेरी कॉस्ट शीट के अंदर क्या आएगा? 40% की 60%? 40%, क्योंकि 60% क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉस। तो वो तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट को चला गया। तो 4 लाख का अंडर एब्जॉर्प्शन था, उसका 40% जरा मारना, 40% मारना, 1,60,000। तो इधर लिखो 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 प्लस 4, तो ये 4 इधर भी आ जाएगा, ये 1,60,000 इधर भी आ जाएगा, ये प्लस 4 इधर भी आ जाएगा, प्लस 40,000। कैन वी से दिस फिगर विल इंक्रीज बाय 1,20,000, नो? 1,20,000 डायरेक्टली कैसे आ सकता था? 30,000 इंटू 4 रुपीज। अच्छा, मेरे को बोलो विल प्रॉफिट ओनली फॉल डाउन बाय 1,20,000? इट विल फॉल डाउन बाय 1,20,000। आगे भी तो कुछ बोलो, प्लस 2,40,000। 2,40,000 कैसे आया? 60% ऑफ 4 लाख, ठीक है। बस तो ये वाला फिगर कितना आ जाएगा बेटा? 3,60,000। मैंने जो यहां पे लिखा है, मैं एक बार तुमको 2x करके दिखा देता हूं। सुनो, अभी कमिंग टू एग्जाम्स, अगर सेम क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया, सिर्फ लास्ट वाला मेथड एक्सप्लेन कर देना। यही वाला क्वेश्चन अगर सपोज 8 या 10 मार्क के लिए आया, तो सम बोलेगा कि कोई भी 2 मेथड्स एक्सप्लेन कर दो, कोई भी 2, मतलब फालतू 2 नहीं एक्सप्लेन करते, ओके। तो दैट टाइम यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन 1 मेथड ऑफ योर चॉइस, बट द अदर मेथड शुड ऑलवेज बी पार्टली सप्लीमेंट्री, पार्टली कॉस्टिंग P&L, ठीक है। तो सम्स के हिसाब से वी ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ठीक है। और एग्जाम्स के अंदर ना ये कॉस्ट शीट बनाने के बदले में ना तुम लोग ऐसा पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखोगे, इट विल बी बेटर आंसर टू बी रिटन इन द एग्जाम्स, ओके। आप लोग ये वाला चीज पढ़ने वाले हो, ये बिल्कुल वही चीज है जो हम लोगों ने बात किया, एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछा था ना, 16 मार्क का पूछा था, तो आपको हर मेथड का एडवांटेज डिसएडवांटेज गिनाना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट मेथड पर जाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यू हैव टू बी राइटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये वाला चीज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन एग्जाम्स के अंदर वंस यू कंप्यूट अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, एक बार आप ये वाला पार्ट जो है, सॉरी, एक बार आप लोग ये वाला पार्ट कंप्यूट कर लेते हो, उसके बाद कॉस्ट शीट के बदले में ना
इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाले पैराग्राफ्स करके ही ये वाला चीज जो है तो वो लिखने का। मैं बस इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं। If this problem is asked for 4 to 6 marks, give only one best method that is partly supplementary, partly costing P&L. Although 6 marks से कम तो usually those guys will not ask. If this problem is asked for 10 to 12 marks, show any two methods, but one of them should be partly supplementary, partly costing P&L method. Although ये वाला क्वेश्चन एक बार 16 मार्क के लिए भी पूछ चुके हैं, जो अब मैंने लिखा है। If this problem is asked for 16 marks, show all the methods, but in end say best method is partly supplementary, partly costing P&L. और हर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी गिनाने का। ठीक है, चलिए। विद दैट माई टूडेज जॉब इज ऑल टुगेदर ओवर। तुमको ये रीड करना बाकी है तो प्लीज दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू बी डूइंग बाय योरसेल्फ। वो वाला एक काम करना, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। वो एग्जैक्टली वही चीज है जो हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो दिस वॉज आवर सेकेंड थियरी। मेरा फर्स्ट थियरी वॉज 6 मेथड्स टू कंप्यूट एब्जॉर्प्शन रेट। मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स उसके ऊपर थे। My second theory was supposed to be under या over absorption calculate करके उसका treatment कैसे करने का। In our next lecture, almost it will be our last theory before we can try to be proceeding with all the different type of questions. ठीक है, चलो, with that we are going to be ending this lecture.